स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इंडिया अकेला ऐसा देश है जो दो न्यूक्लियर कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है, और ये बात हम सब जानते हैं कि ये दोनों ही देश इंडिया के सबसे बड़े एनिमीज हैं। आजादी के बाद से अब तक हमारी सेना ने जो कुल 5 युद्ध लड़े हैं, वो इन्हीं दो देशों के खिलाफ लड़े गए। पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए चारों युद्धों को तो हमने जीत लिया था, लेकिन 1962 के वॉर में हम चाइना से हार गए थे। दोस्तों, इसके कई रीजंस थे, और इन्हीं में से एक रीजन था तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यूएस से मिलिट्री सपोर्ट डिमांड करने के बावजूद टाइम पर हेल्प ना मिल पाना। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी कंट्री जो फॉरेन मिलिट्री सप्लाईज पर डिपेंडेंट है, वो हमेशा ही दूसरों की दया पर रहते हैं, भले ही वो कई कॉमन इंटरेस्ट को शेयर क्यों ना करते हो। लेकिन सवाल ये भी है कि फिर इसका सोल्यूशन क्या है। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है मेरा, और आज के इस वीडियो में हम आपसे इसी के सॉल्यूशन की चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, ये है हमारा इंडिया, और ये है हमारे इंडिया का ग्रोइंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, दैट इज डिफेंस। फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में भारत ने लगभग 16,000 करोड़ रुपए के मिलिट्री हार्डवेयर यानी कि आर्म्स एंड एम्युनिशंस को एक्सपोर्ट किया है। ये इंडिया के लिए एक रिमार्केबल अचीवमेंट है, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में ये 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा रहा है, और साल 2016-17 के मुकाबले इस साल का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 10 गुना ज्यादा है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान प्राइवेट सेक्टर का रहा है। दोस्तों, इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी पिछले दिनों अपने एक ऑफिशियल बयान में कहा था, भारत अब 85 से ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट्स और वेपन्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, भारत का बढ़ता डिफेंस एक्सपोर्ट और एरो इंडिया 2023 में 114 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन इंडिया की बढ़ती डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज का एक जीता जागता सबूत है। और इसी एरो इंडिया 2023 में हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था, हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाएंगे। दोस्तों, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मौजूदा सरकार ने इस बार के अपने डिफेंस बजट में पिछले साल की तुलना में लगभग 13% की बढ़ोतरी भी की है, जिसमें डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित कैपिटल आउटले को बढ़ाकर 1.62 लाख करोड़ रुपीस कर दिया गया है, जो साल 2019-20 की तुलना में 57% अधिक है। दोस्तों, इन आंकड़ों से साफ हो जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहती है, ताकि किसी भी सिचुएशन में भारत को अपनी सैन्य जरूरतों के लिए रूस और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर न होना पड़े। और इससे भी जरूरी यह है कि इंडिया की छवि नंबर 1 आर्म्स इंपोर्टर की बजाय दुनिया के टॉप 10 लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर के रूप में डेवलप की जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत ने कैसे अफोर्डेबल डिफेंस मार्केट को डेवलप किया, जो आज दुनिया की अदर कंट्रीज के लिए एक मिसाल है। तो आइए हम इसे भारत की इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने की दिलचस्प कहानी से शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ था, तब देश की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों सर्विसेज के हथियारों के लिए ब्रिटेन पर ही निर्भर था, और थोड़ी बहुत निर्भरता थी USA और फ्रांस पर। फिर 1954 में सोवियत यूनियन ने भारत को सैन्य उपकरण बेचने की पेशकश की, जिसके बाद भारत ने USSR से 2 मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदे थे, और इनमें हेलीकॉप्टर और AN-12 सप्लाई ड्रॉपिंग एयरक्राफ्ट शामिल था। दोस्तों, आपको बता दें कि 1970 से भारत और रूस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफी अच्छी रही है। वेपन्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए भारत हमेशा से रशिया पर ज्यादा निर्भर रहा है। दुनिया भर में हथियारों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर नजर रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी के आंकड़ों की माने तो भारत अपने आधे से ज्यादा हथियार रूस से ही खरीदता है। हालांकि देखा जाए तो रूस पर यह निर्भरता धीरे धीरे कम हो रही है। 2011 से 2015 तक भारत ने जहां 70% वेपन्स रशिया से खरीदे थे, वहीं 2016 से 2020 के बीच सिर्फ 49% हथियार ही रूस से इंपोर्ट किए गए हैं। दोस्तों, इस कामयाबी के पीछे की सबसे बड़ी वजह रही है इंडिजीनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता। इस पॉलिसी को अपनाने के बाद इंडिया को कई फायदे हुए, जैसे कि इंपोर्ट बिल और फिस्कल डेफिसिट का कम होना। दोस्तों, भारत डिफेंस प्रोडक्शन हब बनने की राह में आगे बढ़ चुका है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मौजूदा सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी ने। दोस्तों, इसके साथ ही सरकार देश के अलग अलग हिस्सों में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को सेटअप कर रही है। इन कॉरिडोर्स में डिफेंस इक्विपमेंट्स को डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए पब्लिक सेक्टर कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और MSMEs के साथ मिलकर भारत की आर्म्ड फोर्सेस की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में FDI लिमिट को बढ़ाकर
74% करने के सरकार के फैसले का भी बेनिफिट मिला है। इसकी वजह से प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को भारत में आकर डिफेंस इक्विपमेंट्स और वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसके चलते भारत में मैन्युफैक्चरिंग की सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज की भी एंट्री हुई है। दोस्तों, मौजूदा सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं उसकी वजह से भारत में डिफेंस इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग का एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है जिससे न सिर्फ इंडिया की लोकल कंपनीज एक्सपोर्ट कर पा रही हैं, बल्कि टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा है। दोस्तों, साल 2013 से लेकर अगले 5 सालों तक भारत हथियारों का टॉप इंपोर्टर था और इसी दौरान सभी कंट्रीज द्वारा टोटल ग्लोबल इंपोर्ट का अकेले 12% भारत इंपोर्ट करता था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में लगभग 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मिलिट्री हार्डवेयर को एक्सपोर्ट किया है और अब लक्ष्य है कि 2025 तक भारत 35,000 करोड़ रुपीस के हथियार एक्सपोर्ट करे। दोस्तों, डिफेंस एक्सपोर्ट क्षेत्र में इस प्रोग्रेस में जिस पॉलिसी ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर। दोस्तों, पहले से डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर यानी कि डीपीपी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, डीपीपी को पहली बार साल 2002 में आर्म फोर्सेस के लिए व्यवस्थित और टाइम बाउंड मैनर में मिलिट्री हार्डवेयर प्रोसीजर प्रोसेस करने के लिए शुरू किया गया था। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेपन्स की दुनिया में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स बहुत जल्दी होते रहते हैं, ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि खुद को समय के साथ अपडेट किया जाए। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए डीपीपी स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करता है। दोस्तों, इसके अलावा डीपीपी के अंदर आने वाली एक पॉलिसी जिसने भारत की लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया है वो है बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया। दोस्तों, इसके तहत फॉरेन वेंडर्स से नेसेसरी क्वांटिटी में डिफेंस इक्विपमेंट्स की खरीद की जाती है। इसके बाद भारत में अपने सब्सिडियरी यूनिट्स के माध्यम से या एक जॉइंट वेंचर के माध्यम से या फिर प्रोडक्शन एजेंसी के जरिए इन इक्विपमेंट्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से देश में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, आइए समझते हैं कि भारत ने अलग अलग देशों के साथ कौन कौन सी डिफेंस डील्स फाइनल की हैं और इन सभी देशों को कौन कौन से डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट किए हैं। दोस्तों, जैसे कि हम आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 16,000 करोड़ रुपीस तक पहुंच चुका है। रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा कि भारत अब अफ्रीकन कंट्रीज को भी अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करेगा। और देखा जाए तो अफ्रीका का डिफेंस मार्केट भारत के अफोर्डेबल डिफेंस इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसके अलावा पिछले कुछ सालों में फिलीपींस और अरब समेत करीब 85 कंट्रीज से डिफेंस डील्स हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के ट्रांसफर ट्रेंड्स पर सिप्री की रिपोर्ट को देखें तो साल 2017 से 2021 तक भारत के टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट का लगभग 50% म्यांमार, 25% श्रीलंका और 11% आर्मीनिया को रहा है। फिलहाल दोस्तों, भारत दुनिया के अलग अलग देशों को ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस फाइटर जेट से लेकर आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हीकल जैसे छोटे बड़े सभी डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा है और इनकी डिमांड्स भी काफी अधिक है। दोस्तों, इसके अलावा यूएसए की कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ टाटा ग्रुप की डील साइन हुई है और इस डील के जॉइंट वेंचर में फाइटर विंग शिपसेट्स तैयार किए जाएंगे जिसकी डिलीवरी साल 2025 से स्टार्ट होने की संभावना है। इसके साथ यूएसए के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के मेन बॉडी पार्ट्स अब भारत में ही बनाए जाएंगे, जिसके लिए यूएस की बोइंग और भारत की टाटा जैसी कंपनियां मिलकर काम करेंगी। दोस्तों, इसी तरह अडानी डिफेंस और लोहिया ग्रुप इजरायली ड्रोन्स के मेन बॉडी पार्ट्स इंडिया में ही बना रहे हैं और इस तरह अलग अलग कंट्रीज के साथ हमारा देश भारत डिफेंस डील्स को साइन कर रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि देश भारत से हथियार खरीदने में दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं। आइए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, ग्लोबल डिफेंस मार्केट में दो तरह के डिफेंस मार्केट्स होते हैं। एक हाई एंड डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए जिसे यूएसए डोमिनेट करता है और दूसरा लो या मीडियम एंड डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए होता है जिसको वैल्यू आर्म्स मार्केट यानी कि अफोर्डेबल डिफेंस मार्केट भी कहा जाता है। भारत ने बीते कुछ सालों में अपनी छवि एक अफोर्डेबल आर्म सप्लायर के रूप में डेवलप की, जिसके तहत वो ज्यादातर ऐसे देशों को डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती और जिनका एनुअल डिफेंस बजट भी काफी कम होता है। दोस्तों, ऐसे वैल्यू आर्म्स मार्केट का सबसे बड़ा सप्लायर रशिया हमेशा से रहा, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से ही रशिया इस मार्केट की नीड्स को पूरी नहीं कर पाया है। ऐसे में रशिया की गैर मौजूदगी की वजह से वो देश जो पहले रशिया से हथियार और बाकी डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते थे, अब वो भारत में बने हथियारों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में भारत के बढ़ते कद के पीछे मौजूदा सरकार की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज, मजबूत डिप्लोमेटिक रिलेशंस और एंटी चाइना सेंटीमेंट्स जैसे दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी शामिल हैं। देखा जाए तो साल 2014 के बाद डिफेंस प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अलग रणनीति तैयार की गई है और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। दोस्तों, इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज भारत से हथियार आसानी से इंपोर्ट कर सके,
इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लाइंस ऑफ क्रेडिट की सुविधा भी उपलब्ध कराई है और एक्सिम बैंक को भारत से डिफेंस एक्सपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए भी कहा गया था। साल 2020 में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने और डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई मेजर्स सजेस्ट किए हैं। दोस्तों, इन मेजर्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब्सिडी, टैक्स एग्जेम्पशंस, सस्ता फाइनेंस और क्लियरेंस के लिए वन स्टॉप शॉप शामिल है। इन सब के अलावा डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारी नीतियों पर काम किया है और उसका नतीजा आज भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात के रूप में दिखाई देता है। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि डिफेंस मार्केट में भारत अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन अभी भी हम पूरी दुनिया के लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में 24th पोजीशन पर स्टैंड करते हैं और ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट्स का सिर्फ 0.2% ही एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे में जरूरत है कि हाई क्वालिटी और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव वेपन्स को मैन्युफैक्चर और प्रमोट किया जाए जिनकी डिमांड्स इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा हो। हालांकि दोस्तों, भारत को इस स्थिति में देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पड़ोसी देशों से किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में भारत अपने सभी एरियाज की सिक्योरिटी और दुनिया के देशों की बढ़ती मिलिट्री स्ट्रेंथ का मुकाबला बिना किसी अदर कंट्री पर डिपेंड हुए कर सकती है। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।